प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में आपका हार्दिक स्वागत। इस चैप्टर का आज हम लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा बेटा वो रहेगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने डिफाइन किया था मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशंस फाइंड की थी। उसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसके स्पेशल केस और कुछ और बातें करेंगे। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, बी वेक्टर इस तरफ है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल थीटा पे एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज बी वेलोसिटी से एंटर करता है, तो ये दोनों जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन चार्ज पे फोर्स अप्लाई होगा। उस फोर्स को कहा जाता है बेटा मैग्नेटिक फोर्स। उस फोर्स को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स की कंडीशंस क्या क्या रहेगी, तो पहले हम बात करते हैं कि यहाँ ये देखो, इस तरफ कोई चार्ज मूव कर रहा है, इस तरफ कोई चार्ज मूव कर रहा है q, और उसकी वेलोसिटी है v, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में सपोज कर लेते हैं कि इसका एंगल इसने थीटा बना रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है इस तरफ है। इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, इसी के बारे में इस थ्योरी में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम, a charge q enter in magnetic field with velocity v by making angle theta with respect to magnetic field intensity. Then magnetic force on charge is written as। अब उस चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्या होगा वो देखें। इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था बेटा, हमने लिखा था, वेक्टर फॉर्म लिखी थी इसकी, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था हमारा। इस फॉर्मूले को हम फाइंड करके आए थे, इसी फॉर्मूले का हम बार बार यूज करेंगे। एफ वेक्टर, एफ का अगर मैग्नीट्यूड हम फाइंड करना चाहें तो वो हो जाएगा बेटा क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? क्यू वी बी साइन थीटा। उसका मैग्नीट्यूड हमें ये लिखना होगा भाई। ये इतना सा ही फॉर्मूला है। इसके बाद में हम बात करते हैं इनकी स्पेशल केसेस की। पहला केस क्या कहता है? व्हेन देयर इज नो चार्ज ऑन द पार्टिकल। जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पार्टिकल पर चार्ज ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्यू की वैल्यू क्या है? 0 है। तो एफ की वैल्यू क्या आएगी बेटा? यहां देख लेते हैं। एफ इज इक्वल टू हमें पता है क्यू वी बी साइन थीटा था, और क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है भाई 0। एफ की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। एफ की वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल पर चार्ज 0 है तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स उस पर नहीं लगेगा। तो यही बात इसमें लिख रखी है, हेंस देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, किसी भी वेलोसिटी से मूव करो, तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। सेकंड केस क्या कहता है? इफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट पोजीशन। अब ये कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा। आपने एक बात पढ़ी थी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है तो इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज यहाँ पे क्या बता रहा है? चार्ज रेस्ट पर है,
चार्ज रेस्ट पर है तो इसका वेलोसिटी v जो है वो जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी v जीरो हो जाएगी, तब हमारे f की वैल्यू क्या आएगी? हमें पता है कि f जो है f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। और यहाँ पे हमें v की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? जीरो दे रखी है। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? f इज इक्वल टू क्यू इंटू जीरो इंटू बी साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होता है। हेंस द स्टैटिक चार्ज डज नॉट फील एनी मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा देखें, नेक्स्ट है केस थर्ड। केस थर्ड में कह रहा है इफ देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज मूव तो कर रहा है, चार्ज मूव तो कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही जीरो है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। चार्ज तो मूव कर रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की जीरो है, तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। देखते हैं लगेगा या नहीं लगेगा, वो देख लेते हैं। एफ इज इक्वल टू हमें पता है क्यू वी बी साइन थीटा होता है, और यहाँ पे b की वैल्यू जीरो हमें दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो क्यू वी इंटू बी की वैल्यू जीरो साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो तो चार्ज मूव करता रहे, कोई मैग्नेटिक फोर्स उस पर नहीं लगेगा, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स उस पर नहीं लगेगा। इसके बाद में हमारा फोर्थ केस। फोर्थ केस में फोर्थ केस में क्या कह रहा है? दो मिनट। फोर्थ केस में कह रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर होता है। सपोज कर लेते हैं ये हमारा बी वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में वी वेक्टर है, तो इन दोनों के अब यहाँ पे ये जो कंडीशन लगा रखी है कि बी वेक्टर जो है वो पैरेलल है वी वेक्टर के, तो इस कंडीशन में क्या होगा? थीटा की वैल्यू बेटा 0 डिग्री आएगी। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी तो एफ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमें पता है कि जीरो है। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा? साइन जीरो की वैल्यू 1 होती है, इसलिए क्यू वी साइन जीरो की वैल्यू 1 नहीं होती, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। याद रखना, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पे थोड़ा सही कर लेते हैं अपने, इंटू 0। इसको सॉल्व करेंगे, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा भाई क्यू बी बी इंटू 0। ये क्या कर देगा? 0 कर देगा। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0 आ जाएगी। तो एफ हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर चार्ज मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो यही इसमें लिख रखा है, हेंस द चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो एनी मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। केस नंबर 5 में देखें। केस नंबर 5 कहता है कि when an electric charge enter in magnetic field perpendicular to the magnetic field। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज एंटर करता है और मैग्नेटिक फील्ड के वो परपेंडिकुलर एंटर करता है, जैसे 90 डिग्री के एंगल पे एंटर करता है, इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जबकि चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता हुआ एंटर करता है तो वो सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल इधर से आया है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन, ये क्रॉस जो बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है
वो कागज के अंदर की तरफ है, पेपर के अंदर की तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर की तरफ है, चार्ज इस तरीके से मूव करता हुआ आया, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा? 90 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री। जब ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कंसीडर, ये जो है पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या है, सेंटर की तरफ, इस सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होता है जो कि होता है मैग्नेटिक फोर्स। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और वी वेक्टर की वैल्यू जो, वी वेक्टर जो इस डायरेक्शन में। हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था, इसी टॉपिक के अंदर एक डायग्राम देखा था। इस डायग्राम में देखें, जब हमारे पास ये डायग्राम था, जब हम वी वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जा रहे थे, तब फोर्स की वैल्यू क्या थी? ऊपर की तरफ थी। फोर्स की वैल्यू कैसी थी? ऊपर की तरफ थी। अगर हम बी वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ आएंगे, बी वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ आएंगे, तब ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पहले वाले के जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से इस डायग्राम में हुआ है। इस डायग्राम में देखें, ये अब हम जो बात कर रहे हैं, अब वी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। वी वेक्टर की डायरेक्शन देखो, पहले वी वेक्टर की डायरेक्शन उसमें, उस डायग्राम में कैसी थी? इस तरीके से थी, ठीक है। वी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, उल्टी साइड हो गई है। तो यहाँ पे अगर हम वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेके चलेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल से वी को पहले, बी को बाद में आए, वी पहले और बी बाद में आए तो फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है। और वी पहले, बी बाद में आए तो फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट कंडीशन है, बी पहले है, बी बाद में है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी वो सर्कुलर जो पाथ है उसके सेंटर की तरफ रहेगी। तो यहाँ पे ये जो मोशन हो रही है, ये जो हमें सर्कुलर पाथ जो मिल रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो सर्कुलर रेडियस के अलोंग लग रहा है, सर्कल की रेडियस के अलोंग लग रहा है। और इसी के कारण जो चार्ज पार्टिकल है मूव करने लग जाता है। और हम कहते हैं कि किसी भी सर्कल को, किसी भी चार्ज को सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कराने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, वो फोर्स किसके द्वारा दिया जाता है? अभी इस मैग्नेटिक फोर्स द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंटर इन मैग्नेटिक field at theta is equal to 90 degree, then it moves along a circular path, तो सर्कुलर पाथ पर मूव करने लग जाता है। द फोर्स required to revolve is given by मैग्नेटिक फोर्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फोर्स से दिया जाता है। जो सेंट्रीपिटल रिक्वायर है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है वो दे रहा है भाई मैग्नेटिक फोर्स। अब पहले मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लेते हैं। हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू होता है बेटा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होता है। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आएगा बेटा क्यू वी बी साइन थीटा। अब हमने पहले से ही बात कर ली है कि बी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है वी वेक्टर के, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू मैं यहाँ 90 डिग्री लिख देता हूँ, वी बी साइन 90 डिग्री। तो ये जो मैक्सिमम फोर्स आएगा, ये जो मैक्सिमम फोर्स आएगा, यही मैक्सिमम फोर्स क्या करेगा? बिकॉज हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू जो होती है बेटा वो 1 होती है।
तो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम फोर्स है, ये मैक्सिमम फोर्स क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा उस चार्ज पार्टिकल में। तो वो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करने लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो एफ सी जो होगा ना, एफ सी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये किसके द्वारा दिया जाएगा, एफ मैक्सिमम द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता है, बिकॉज वी नो दैट एफ सी इज इक्वल टू क्या है भाई, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। एम क्या है बेटा, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। आर क्या है, रेडियस है सर्कुलर पाथ की, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। दोनों को, ये दोनों वैल्यूज अगर अगर मैं यहां पे लिख दूं, एम बी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो बी से बी, वी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा एम बी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी। ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। इक्वेशन इसको मैं फर्स्ट दे देता हूं। इसके बाद में देखें, हम फाइंड करेंगे पहले एक तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ जिस पे ये मूव कर रहा है उसकी रेडियस क्या है, वो फाइंड करेंगे। तो कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है, रेडियस निकालना। रेडियस के बाद में हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। इससे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी की बात करते हैं। सेकेंड नंबर हमारा है भाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो सिंपल सी बात है, अपने से v की वैल्यू निकाल दें। v इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा क्यू बी आर अपॉन एम। इसके बाद में इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। ये रिवॉल्व कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा इसमें कहीं आया नहीं है। तो आप एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, 11th में पढ़ा था ये फॉर्मूला। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, वी अपॉन आर। तो ओमेगा की वैल्यू, वी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन से। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बी आर अपॉन एम, और अपॉन में ये जो आर था वो आर में अपॉन में लगा रहा हूँ, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी अपॉन एम, क्यू बी अपॉन एम। तो ये आ गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी आ गई। और आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी हमने ये फाइंड कर ली है। अब हमारा फोर्थ जो इसमें पॉइंट है, वो फोर्थ पॉइंट देखें। फोर्थ पॉइंट हमने फाइंड करना है इसका टाइम पीरियड, मतलब एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड।
तो टाइम पीरियड आपको पता है, टाइम पीरियड और वेलोसिटी में रिलेशन तो होता है एंगुलर वेलोसिटी में। वैसे ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसी से अगर टी की वैल्यू निकालें तो 2 पाई अपॉन टी आ जाएगी, तो टी 2 पाई अपॉन ओमेगा आ जाएगी। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं बेटा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू है क्यू बी अपॉन एम, और ये वैल्यू अपने इसमें पुट करने के बाद में, ओमेगा की वैल्यू रखने के बाद में ये आ जाएगा। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये था एक फर्स्ट मेथड। इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं, इसको मैं ए पार्ट लिख देता हूँ, ए मेथड है ये। बी मेथड में देखें, इसको और मेथड से भी करते हैं, अपने ट्रांसलेशन मोशन से भी इसको कर सकते हैं। तो देखें ट्रांसलेशन मोशन से कैसे करते हैं अपन इसको। तो हमें पता है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो एक चक्कर में वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा बेटा, 2 पाई आर, और टाइम कितना लेगा, टी, और मूव कितनी वेलोसिटी से कर रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहीं से देखें हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा भी, v इज इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी आ जाए। तो हमें तो टी चाहिए, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v हो जाएगा, और v की वैल्यू हमारी जो इस इक्वेशन में आई थी, ये वाली वैल्यू रख देंगे अपने। ठीक है, ये वैल्यू v की अपने यहाँ रखेंगे, तो क्या लिखेंगे भाई, मैं ऊपर लिख रहा हूँ 2 पाई आर अपॉन क्यू बी आर अपॉन एम। ये वैल्यू रखने के बाद में इसको आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये इससे भी हम टी फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से निकाला जा सकता है। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर ही है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल, ये निकालनी है अपने को। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप लिख लें, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एन से लिख रहा हूँ, रेसिप्रोकल है टी की, एन इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इसको सॉल्व करेंगे तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बेटा फ्रीक्वेंसी का। इसके बाद में पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल कौन सा है, चार्ज पार्टिकल है बेटा। अब आपको पता है पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का अपने को फॉर्मूला पता है, ई के इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एम वी स्क्वेयर। हम 1 अपॉन 2 एम इंटू वी की वैल्यू रख देते हैं। वी की वैल्यू हमारे पास आई थी क्यू बी आर अपॉन एम। अगर नहीं पता है तो ऊपर जाके आप देख सकते हैं, वी की जो वैल्यू है हमारी वो आई थी क्यू बी आर अपॉन एम, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है बेटा, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 एम इंटू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, फाइनल फॉर्मूला, वो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 12। ये हमारे ई के का काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब बात करते हैं हम सिक्स्थ केस की। सिक्स्थ केस जो है लास्ट केस है अभी, इसमें देखें, व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंटर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंगल थीटा टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस में एंटर करता है कोई चार्ज पार्टिकल
और ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? तो सबसे पहले तो अगर बी वेक्टर के साथ में ये एंगल बना रहा है थीटा, तो हम इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम वी पैरेलल भी बोल देते हैं। वी पैरेलल इज इक्वल टू होता है वी कोस थीटा। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, वो वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा हमारा वी साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये दोनों कंपोनेंट। वी पैरेलल इज इक्वल टू क्या होगा, वी कोस थीटा, और वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होगा वी साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये जो पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा, पार्टिकल को कहेगा तो स्ट्रेट चलता रहे। आप पार्टिकल को स्ट्रेट चलाएगा, बिल्कुल पैरेलल चलाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलेगा तो इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट चलेगा। जबकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो चल रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे क्या होगा, परमेंट जब भी हमने जो पिछले केस में किया था कि जब कोई पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है। अब ये जो कंपोनेंट है ये तो करेगा सर्कुलर मोशन, और ये चलेगा स्ट्रेट लाइन में। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करा रहा है, इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहा है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन में चल। तो इन दोनों का मिक्स होके पार्टिकल मूव करता है ऐसे पाथ पे। मैं इधर पाथ बना देता हूं, इस तरीके के पाथ पे मूव करता है पार्टिकल। और ये जो पाथ है, इस पाथ को बोला जाता है बेटा हेलिकल पाथ। तो क्या करेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो उसको सर्कुलर पाथ पे घुमाने की कोशिश कर रहा है, इतनी देर में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करता है, उसको आगे ले जाता है। तो इस तरीके से टोटल जो पाथ हो जाता है वो हेलिकल पाथ हो जाता है। ठीक है। अब इसमें भी वही बात कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा या मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होगा उसके द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पे एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, क्योंकि एफ एम इज इक्वल टू एफ सी होगा। अब एफ एम किसके द्वारा दिया जाएगा वो देख लेते हैं। एफ एम जो होता है, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड किया था, क्यू वी परपेंडिकुलर लिखेंगे, बी साइन थीटा। ठीक है। अब बी और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में इसमें और इसमें एंगल कितना है, थीटा डिग्री है। वी परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इसलिए थीटा क्या आएगा बेटा, 90 डिग्री। तो एफ एम की वैल्यू क्या आएगी, क्यू वी बी, बी परपेंडिकुलर बी आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स में भी v की जो वैल्यू है हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण हो रही है, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा एफ एम इज इक्वल टू एफ सी होगा, और एफ सी की वैल्यू भी हमें पता है, एफ एम की वैल्यू भी हमें पता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ क्यू वी परपेंडिकुलर बी इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर स्क्वेयर अपॉन आर। उसी तरीके से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्यू बी इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। यहीं से वही बात, रेडियस निकालेंगे हम। तो रेडियस, सबसे पहले रेडियस क्या होगी, पहले हम निकालेंगे क्या बेटा, रेडियस ऑफ सर्कुलर जो पाथ है उसकी रेडियस क्या आएगी। तो वो देखें बेटा, यहाँ पे r इज इक्वल टू अपने लिखेंगे एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आ जाएगा। और इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें वी परपेंडिकुलर की, तो आ जाएगी बेटा एम वी कोस वी साइन थीटा, क्योंकि वी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है। तो इस तरीके से
हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वी परपेंडिकुलर जो है वो वी साइन थीटा होता है। इसके बाद में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालनी है, तो वी की अगर वैल्यू निकालनी है, वी परपेंडिकुलर की निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी बेटा, वी परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हम इक्वेशन उस इक्वेशन से निकालें तो वी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा क्यू बी आर अपॉन एम, वी परपेंडिकुलर की वैल्यू ही आ जाएगी। लेकिन हम अगर v की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें पता है कि v परपेंडिकुलर जो होता है वो v साइन थीटा के इक्वल होता है बेटा। तो यहां पे अगर हम v साइन थीटा रख दें और v साइन थीटा ये इधर वैल्यू जो है एज इट इज है, अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा क्यू बी आर अपॉन एम साइन थीटा, ये आ जाएगी v की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद थर्ड है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को अपना वो रिलेशन हमें पता है, बिकॉज वी नो दैट ओमेगा जो होता है वो v परपेंडिकुलर इनटू आर होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ से v परपेंड ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, नहीं हाँ ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ये निकल तो गया, ये रिलेशन नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। यहाँ से देखें हमने v परपेंडिकुलर टू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर। तो हम यहां से ओमेगा की वैल्यू अगर निकाल दें तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वी परपेंडिकुलर अपॉन आर आ जाएगा भैया। अब यहां से ओमेगा की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो वी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आ रही थी उसकी वैल्यू रखते हैं बेटा। वी परपेंडिकुलर की वैल्यू इस इक्वेशन में जो हमारी ये थी, ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो क्या आएगा भाई, वी परपेंडिकुलर की वैल्यू रख रहा हूं मैं क्यू बी आर अपॉन क्या था एम अपॉन यहाँ पे आर आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, क्यू बी अपॉन एम आ जाएगी, क्यू बी अपॉन एम आ जाएगी। तो ये ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, हमें पता लग गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है बेटा टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है भाई, ओमेगा इज इक्वल टू होता है टोटल एंगल अपॉन द सेंटर ऑफ सर्कल और टोटल टाइम टेकन। सेंटर पर जितना एंगल बनता है एक सर्कल कंप्लीट करने पे सेंटर पर जितना एंगल बनता है, तो वो एंगल बनता है बेटा 2 पाई। एंगल कितना बनता है 2 पाई, और यहाँ से यहाँ तक वापस घूम के आने में टाइम t लगता है। तो इसी से हमें एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से आ गया ये, और इससे हम t की वैल्यू निकालना चाहें तो t की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 पाई अपॉन ओमेगा, वैल्यू रख दें 2 पाई इंटू ओमेगा की वैल्यू हमारी थी क्यू बी अपॉन एम, तो हम इसको उल्टा करके लिखेंगे क्योंकि अपॉन में है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा एम अपॉन क्यू बी आ जाएगी। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। टी की वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड होता है उसका रेसिप्रोकल होता है भाई। तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है बेटा, n इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में हम एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी के लिए पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा 1/2 mv²। ईके की वैल्यू एम की वैल्यू वी की वैल्यू रख दो, जो हमने निकाली थी वी की वैल्यू निकाली थी, वी परपेंडिकुलर नहीं रखनी, वी की रखनी है। तो वी की वैल्यू हमारे पास
आर की है इक्वेशन में, देखें वी की वैल्यू कहाँ निकाली थी हमने, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू पुट करनी है क्यू बी आर अपॉन साइन थीटा, एम साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू बी आर अपॉन एम साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना बेटा तो 1/2 एम, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम कट वगैरह कट करेंगे, फाइनल वैल्यू जो ई के की आएगी वो क्या आएगी बेटा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, इस एम से के पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास रहेगा 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। इसके बाद में हम बात करते हैं पिच। पिच क्या होती है भाई, जैसे पार्टिकल मूव कर रहा था हेलिकल पाथ पे, ऐसा ऐसा पाथ होता होता था भाई, इस तरीके से मूव कर रहा था, ये पाथ था उसके मूव करने का, इस पाथ को कहा जाता है हेलिकल पाथ। और इन दो सर्कल जो बन रहे हैं, इन दो सर्कल के बीच का ये जो गैप है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना गैप है उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं बेटा पिच। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल, और कौन से, पड़ोसी सर्कल होने चाहिए, आसपास वाले होने चाहिए, नेबरिंग सर्कल। तो इन सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होगा बेटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लगेगा इनटू एक सर्कल को कवर करने में जितना टाइम लगता है। ठीक है, तो यहीं से पी की वैल्यू आ जाएगी बेटा वी कोस थीटा इंटू 2πm अपॉन क्यू बी। इससे पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा 2πmv कोस थीटा अपॉन क्यू बी। तो ये था आज का टॉपिक।